ऑरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, हम जान चुके हैं कि गुडविल क्या होता है भाई। गुडविल किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का सुपर अर्निंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि गुडविल हेल्प करता है फर्म को हायर प्रॉफिट कमाने में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। और मैंने पहले के लेक्चर में ये बात बताया है कि जिस फर्म का प्रॉफिट जितना ज़्यादा रहेगा उसका गुडविल भी ज़्यादा रहेगा। फर्म का प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो गुडविल भी कम रहेगा। ये मैंने बताया था कि प्रॉफिट और गुडविल के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल भी घटेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द गुडविल इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी of a business. Thus, all factors which help a firm in earning profits affect the goodwill of the firm. क्या बोला भाई कि अभी तक हम ये जान चुके हैं कि गुडविल क्या है, किसी भी फर्म का एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, यानी वो नॉर्मल से जितना ज़्यादा कमा रहा है, तो वो जो इतना एक्स्ट्रा जो कमा रहा है, नॉर्मल के ऊपर का जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो गुडविल के कारण कमा रहा है। तो बोल रहा है हमें जानना चाहिए कि किस किस फैक्टर्स के कारण प्रॉफिट अफेक्ट होता है और इनडायरेक्टली गुडविल भी अफेक्ट होता है। तो अगर कोई फैक्टर जिसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा तो गुडविल भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो जो फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट है वही रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। पहला पॉइंट क्या है? फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। देखो, यह एकदम सबसे पहले ये जो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही चीज़ का तुमको हर केस में ख्याल रखना है। हमको लिंक बैठाना है हर चीज़ का प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो गुडविल ज़्यादा, प्रॉफिट कम है तो गुडविल भी कम। तो फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, देखते हैं इसका प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे, आप किसी मेन बाज़ार में अपना बिज़नेस खोल के बैठे हो जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है, तो ये बताओ आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा पहुँचेंगे या कम पहुँचेंगे? ज़्यादा पहुँचेंगे। सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस है ये। मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मान लो एकदम चौराहे पे कोई गोलगप्पे वाला अपना गोलगप्पे का ठेला लगा के बैठा है और एक दूसरा गोलगप्पा वाला कहीं ऐसे ही गली में लगाए हुए है। ये बताओ ज़्यादा भीड़ चौराहे पे मिलेगा या गली में मिलेगा? सीधा सा बात है, चौराहे पे मिलेगा। अगर चौराहे पे भीड़ ज़्यादा है तो गुपचुप किसका ज़्यादा बिकेगा, चौराहे पे वाले का या गली वाले का? इसका आंसर भी है जो हमारे चौराहे पे है। अब जब सेल इसका चौराहे पे वाले का जब सेल ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा, चौराहे पे वाले का। तो इसी तरीके का रोल प्ले करता है जो आपका लोकेशन ऑफ द बिजनेस है। अगर लोकेशन फेवरेबल है, रसफुल एरिया में है, क्राउडेड एरिया में है, तो आपका कस्टमर ज़्यादा रहेगा, आपका सेल ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इनडायरेक्टली आपका गुडविल बढ़ेगा। तो क्या बोला इसने? इफ़ द बिजनेस इज़ लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। तो अगर आपने किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे, किसी कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ कस्टमर आसानी से पहुँच सके, वहाँ अगर आपने अपना बिज़नेस लगाया है तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपकी बिज़नेस, और जिसके चलते आपका सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और गुडविल भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है इफ़ द बिजनेस इज़ रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड इफ़िशियंट मैनेजमेंट, इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या बताया इसने कि अगर मेरे बिजनेस में इफ़िशियंट मैनेजमेंट है, मेरे बिजनेस में जो है एक्सपीरियंस्ड पर्सन है मैनेजमेंट में, तो जब
कोई एक्सपीरियंस पर्सन मेरे मैनेजमेंट में रहेंगे तो वो ढंग से इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली हमारे मैनेजमेंट को संभालेंगे, हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे, हमारे बिज़नेस को इफ़िशिएंटली मैनेज करेंगे, यानी बेहतर ढंग से मैनेज करेंगे। और कोई भी बिज़नेस अगर अच्छे मैनेजमेंट के साथ चलती है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ ही करता है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा तो गुडविल भी इंक्रीज़ करेगा। तो गुडविल और प्रॉफिट के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन है। प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा तो गुडविल इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट डिक्रीज़ करेगा तो गुडविल डिक्रीज़ करेगा। लॉस होने का मतलब उस बिज़नेस का गुडविल नहीं है, यानी गुडविल भी ज़ीरो है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है द लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस। अब ये भी सिंपल बात है भाई, बिज़नेस जितना ज़्यादा पुराना रहेगा उस बिज़नेस को उतना ज़्यादा ही लोग जानते होंगे, वो बिज़नेस उतना ज़्यादा ही फेमस होगा। ठीक है, अगर वो बिज़नेस के बारे में बहुत सारे लोग जान रहे हैं दैट मीन्स उसका कस्टमर बेस भी बड़ा होगा, यानी उसके बहुत सारे न्यूमरस ऑफ कस्टमर भी होंगे। और अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, तो उसका सेल भी ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल भी ज़्यादा ही होगा। क्या बोलता है, एन ओल्डर बिजनेस इज़ बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स, देयरफॉर it is likely to have more goodwill. When a business enterprise has built up good reputation over a period of time, the number of customers will be more in comparison to the customer of new entrants. Number of customer is an indicator of profit earning capacity of a business. इसने क्या बताया कि अगर पुराना बिजनेस है तो बहुत सारे कस्टमर उसको जानते होंगे, इसलिए उसका गुडविल ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर इसने बोला कि अगर बिज़नेस ने समय के साथ साथ अपना अच्छा रेपुटेशन मार्केट में बनाया है तो उसका कस्टमर बेस भी ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में भाई, जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट हुई हैं। और कस्टमर ज़्यादा होने का मतलब ही है कि इस बिज़नेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, यानी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा दैट मीन्स गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ गुड्स। बोलता है इफ़ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज़ it will have steady profit as the demand for these goods will be stable. Such a business will have more goodwill, but if it deals in fancy goods its profit will be uncertain and as such the value of goodwill will be less. बोला कि अगर कोई बिज़नेस डेली यूज़ वाले सामान में डील कर रही है, वो डेली यूज़ वाला सामान बना रही है, तो भाई डेली यूज़ का सामान जो है उसका स्टडी डिमांड रहता है, कांस्टेंट डिमांड रहता है, डिमांड उसका हमेशा होते ही रहेगा, उसका डिमांड कभी भी घटने वाला नहीं है, वो बढ़ सकता है। तो भाई डिमांड जब उसका स्टेबल है, कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट भी उसका स्टेबलाइज करेगा, प्रॉफिट भी उसका डिमांड के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिजनेस जो डील कर रही है फैंसी गुड्स में, फैशंस जैसे क्लोथ्स, तो क्लोथ्स में आप जान रहे हैं कि फैशन आ जाता है कल ख़त्म हो जाता है, तो उनका जो है प्रॉफिट अनसर्टेन रहता है। अगर वो ओल्ड फैशन आइटम ही अभी भी बना रहे हैं तो उसका डिमांड धीरे धीरे घट जाना है, तो प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घट जाने के कारण गुडविल भी घट जाएगा। ठीक है, तो आप अगर डेली यूज़ वाले हो उसका कांस्टेंट डिमांड रहेगा, डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा और गुडविल का चांसेस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी गुडविल का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी सरकार का उसके ऊपर रेगुलेशन चल रहा है, वो सरकार के नियम कानून को मान रहा है, आप उस दुकानदार से, उस बिजनेसमैन से आप सामान खरीदना चाहोगे या किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेस से? सिंपल आंसर है कि हम रजिस्टर्ड बिजनेस से हम सामान ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान एक स्टैंडर्ड रेट पे देगा। जबकि जो लोकल बिज़नेस हैं, अनरजिस्टर्ड बिज़नेस हैं, वो हमको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करवाएगा और पैसा भी जो है, प्राइस भी लगभग वैसा ही चार्ज करेगा, तो ख़राब सामान अधिक पैसे पे मिलेगा हमको। तो ऐसे बिज़नेस जिसने इंपोर्ट लाइसेंस ले रखी है या फिर रजिस्ट्रेशन ले रखी है, उसका गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होने का चांसेस होता है, क्योंकि लोग का विश्वास वो जीते हुए रहती है, मार्केट में अपना रेपुटेशन उसका रहता है।
तो प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा होगा क्योंकि कस्टमर बेस ज़्यादा रहेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सीधा सा बात है गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। बोल रहा है इफ़ अ बिजनेस एंजॉय मोनोपोली मार्केट इट विल बी एश्योर्ड प्रॉफिट। सिमिलरली इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशन etc इट विल हैव मोर गुडविल। अब सीधा सा बात है, आप इकोनॉमिक्स तो पढ़े ही हैं, मोनोपोली भी आपने पढ़ा होगा। मोनोपोली का हिंदी क्या होता है, एकाधिकार, यानी आस पास के मार्केट में मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो आपने ये देखा होगा कि मोनोपोली वाले सिचुएशन में क्या करता है, बिजनेसमैन हायर प्राइस भी चार्ज करता है और फिर भी कस्टमर उसको ख़रीदते हैं क्योंकि कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा अल्टरनेट, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर बिजनेस इंजॉय कर रही है मोनोपोली मार्केट का, यानी उस पूरे मार्केट में सिर्फ अकेला इसी का अधिकार है, तो भाई ये हायर प्राइस पे चार्ज करेगा जिसके कारण इसको हायर प्रॉफिट होगा और गुडविल भी ज़्यादा होगा। फिर इसने बोला कि अगर इस बिज़नेस को ने कुछ स्पेशल राइट्स ले रखे हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशंस, ये सब चीज़, तो भी इसका गुडविल ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट तरीके के लाइसेंस है और लाइसेंस्ड बिज़नेस पे लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा रहेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगी और अल्टीमेटली गुडविल भी ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान रखना है इन सब बातों को कि अगर बिज़नेस जितना ज़्यादा पुराना है, बिज़नेस पुराना है और साथ में उसने अपना मार्केट में रेपुटेशन भी बना के रखा है, तो उसका कस्टमर ज़्यादा रहेगा, गुडविल भी ज़्यादा रहेगा। डेली यूज़ वाले गुड्स में अगर वो डील कर रहा है तो उसका कस्टमर बेस ज़्यादा रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली गुडविल भी ज़्यादा होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है, उसके पास डिफरेंट अलग अलग तरीके के लाइसेंस हैं, तो मार्केट के लोग जो हैं उस पर रिलाय ज़्यादा करेंगे जिसके कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल भी ज़्यादा होगा। और ये तो सबसे लास्ट सिंपल सा है कि अगर वो मोनोपोली के सिचुएशन में है तो हायर प्राइस चार्ज करेगा, हायर प्राइस चार्ज करने के कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल भी ज़्यादा होगा। तो 7th पॉइंट क्या बोलता है, रिस्क इन्वॉल्व्ड। भाई सीधा सा बात है, जिस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा रहेगा उसका प्रॉफिट कम होगा, गुडविल भी कम होगा। मैं ही बात करता हूँ सिंपली, मान लो गैस सिलेंडर की एजेंसी है, रिस्क वहाँ बहुत है। भाई एक सिलेंडर अगर फट गया, एक सिलेंडर में अगर आग लगी, वो फट गया, बर्स्ट कर जाता है, तो उस गोडाउन में लगभग जितने सिलेंडर्स हैं सारे फट जाएंगे और बिज़नेस को एक हैवी लॉस से गुजरना पड़ेगा। लॉस हो गया तो सीधा सा बात है गुडविल भी उसका डिक्लाइन करेगा। तो अगर रिस्की बिज़नेस ज़्यादा है तो ध्यान रहे, रिस्की बिज़नेस पे कस्टमर भी थोड़ा कम विश्वास करते हैं, ठीक है। तो रिस्की बिज़नेस है तो वहाँ लॉसेस की चांसेस ज़्यादा हैं, लॉस के चांस ज़्यादा रहने के कारण उसका गुडविल का वैल्यू भी कम रहेगा, लोअर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। देखो ट्रेंड दो तरीके का होता है, या तो अप ट्रेंड होगा नहीं तो डाउन ट्रेंड होगा। अगर प्रॉफिट का अप ट्रेंड है यानी प्रॉफिट बढ़ते हुए है, ठीक है, ग्राफ अगर प्रॉफिट का बढ़ते हुए है, पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उससे इस साल ज़्यादा हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, तो अगर अप ट्रेंड है प्रॉफिट तो फिर इसका गुडविल भी प्रॉफिट के साथ साथ बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसी बिज़नेस जिसका प्रॉफिट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बढ़ता हुआ है, तो उस बिज़नेस की गुडविल भी जो है वो बढ़ते हुए रहेगी। लेकिन अगर वही डाउन ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, प्रॉफिट अगर घट रही है तो उसका साइमल्टेनियसली साथ में ही गुडविल का वैल्यू भी घटते जाएगा। तो प्रॉफिट और गुडविल एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। प्रॉफिट बढ़ता हुआ है तो गुडविल का वैल्यू भी बढ़ता हुआ रहेगा, प्रॉफिट घटता हुआ है, डिक्लाइन कर रहा है, तो गुडविल का वैल्यू भी डिक्लाइन करेगा, ठीक है। यानी ऐसी बिज़नेस जिसका प्रॉफिट अप ट्रेंड है उसका गुडविल ज़्यादा रहेगा, और ऐसी बिज़नेस जिसका प्रॉफिट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है उसके गुडविल का वैल्यू भी कम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंपटीशन। बोलता है द लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन इन फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब सीधा सा बात है, इसको भी आप कस्टमर और सेल से जोड़िए। फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाला है। फॉर एग्जांपल जिस चौराहे पे गुपचुप वाला था उस समय वो अकेला था, तो जितने भी कस्टमर आते थे सारे उसी गुपचुप वाले के पास खाते थे, लेकिन उसी के आसपास अब 4 और गुपचुप के ठेले लग गए,
तो भाई इसका कस्टमर भी तो उधर चला जाएगा ना, इसका कस्टमर भी तो कहीं ना कहीं बंट जाएगा उन तीनों चारों के बीच में, तो इसका कस्टमर भी घट गया। ठीक है, तो जहाँ कंपटीशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो कंपटीशन बढ़ने का मतलब ही होता है कि कस्टमर का डिवीज़न हो जाना, कस्टमर का बंट जाना। ठीक है, अब मेरा कस्टमर चला गया किसी और के पास, तो मेरा प्रॉफिट भी तो चला गया ना, मेरा प्रॉफिट भी तो घट जाएगा ना, और प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल का वैल्यू भी घटेगा। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड। बोलते हैं द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। इफ टू बिजनेस इंटरप्राइजेज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, द बिजनेस विथ लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल। बोल रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट का भी गुडविल के ऊपर एक अच्छा खासा असर पड़ता है। मान लो एक छोटी बिजनेस है और एक थोड़ी बड़ी बिजनेस है, छोटी बिजनेस में कम कैपिटल लगेगा, बड़ी बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगेगा। दोनों सेम प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, यानी छोटी वाली भी 1 लाख कमा लेती है महीने का और बड़ी वाली भी 1 लाख ही कमाती है लगभग महीने का। तो भाई ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि हम ज़्यादा पैसा लगा के भी 1 ही लाख कमा रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं बिज़नेस के इनएफिशिएंसी को दर्शा रहा है। और हमने पीछे ही पढ़ा था कि अगर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तो हायर प्रॉफिट होगा, तो उसी का उल्टा अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तो लोअर प्रॉफिट रहेगा। ऐसे बिज़नेस के ऊपर लोगों का भरोसा भी थोड़ा कम होगा, जिसके चलते प्रॉफिट कम होगा और अल्टीमेटली गुडविल भी कम होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखो गुडविल 2 तरीके का होता है, एक परचेस्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड या फिर इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, परचेस्ड गुडविल का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा गुडविल जिसके लिए मैंने कुछ पेमेंट किया है, यानी ऐसा गुडविल जिसे मैंने ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे समझाया है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को बेचेगा तो वो अपने सामान का पैसा यानी एसेट्स का पैसा भी लेगा, इसके अलावा वो गुडविल का पैसा भी लेगा। ठीक है, तो अगर मैंने किसी का बिज़नेस ख़रीदा तो मैं उसको सामान के लिए भी पेमेंट कर रहा हूँ और गुडविल के लिए भी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा गुडविल जो मैंने ख़रीदा है, जिसको मैंने पैसा दे के लिया है, वो कहलाता है परचेस्ड गुडविल। पढ़ो तो ज़रा क्या कहता है, परचेस्ड गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। ऐसा गुडविल जिसको मैंने परचेस किया है, एक्वायर किया है पेमेंट करके। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बिजनेस इज परचेस्ड द एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स दैट इज एसेट माइनस लाइबिलिटी इज रेफर्ड टू एज परचेस्ड गुडविल। अब देखो पहले यहाँ तुम समझ जाओ कि नेट एसेट क्या होता है। नेट एसेट का फॉर्मूला वहाँ दिखा रहा है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, मान लो बिज़नेस में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी है, तो बिज़नेस जब मैं ख़रीद रहा हूँ ना तो मैं उसका एसेट भी ले रहा हूँ और साथ में उसके लाइबिलिटी को भी ले रहा हूँ, यानी अब वो लाइबिलिटी हमको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो उस बिज़नेस में 5 करोड़ का एसेट है और 1 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो भाई ये लाइबिलिटी मैं अपने जेब से थोड़ी ना पे करूँगा, कर्जा आपका है, लाइबिलिटी आपकी है, तो पे मैं क्यों करूँगा। ठीक है, तो 5 करोड़ का एसेट जो मैंने लिया उसी एसेट में से मैं 1 करोड़ का लाइबिलिटी पे कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास एसेट बचेगा कितने का, नेट एसेट कितने का रहेगा, 4 करोड़ का। नेट एसेट इक्वल टू क्या बताया, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, इसी को हम लोग परचेस कंसिडरेशन भी कहते हैं। एक तरीके से तुम कह लो परचेस कंसिडरेशन, अभी मैं क्लियरफाई कर दूं इसको। नहीं, परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है जो मैंने पे करना है बिज़नेस के लिए, यानी बिज़नेस ख़रीदने के लिए जो पैसा मुझे पे करना है उसको कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल मान लो किसी बिज़नेस का नेट एसेट आया अभी 4 करोड़ और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 4 करोड़ 20 लाख रुपया। ठीक है, नेट एसेट है 4 करोड़, यानी पैसा एसेट मेरे को मिल रहा है फाइनली 4 करोड़ का ही, जबकि मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ 4 करोड़ 20 लाख का। तो ये 20 लाख एक्स्ट्रा किस चीज़ का पेमेंट किया मैंने, गुडविल का। ठीक है, 4 करोड़ का तो एसेट ही ले लिया ना मैंने फाइनली, और 20 लाख मैं किस चीज़ का पे कर रहा हूँ, उसके गुडविल का। ठीक है, तो अगर मैं 4 करोड़ के सामान को 4 करोड़ 20 लाख में ख़रीदता हूँ तो 4 करोड़ रहेगा मेरा नेट एसेट और 20 लाख जो रहेगा
वो मेरा रहेगा गुडविल का पैसा। और 4,20,00,000 कहलाएगा क्या? परचेस कंसिड्रेशन। यानी परचेस कंसिड्रेशन का मतलब वह अमाउंट जो मैं पे करूँगा बिज़नेस को ख़रीदने के चलते। और परचेस कंसिड्रेशन में हमेशा दोनों ही अमाउंट रहता है। यानी अगर उस बिज़नेस में गुडविल है तो गुडविल का पैसा प्लस नेट एसेट का पैसा, यानी एसेट का पैसा। ठीक है, तुम गुडविल को यहाँ सिंपली एक सिंपल नाम दे दो, घाटे का सौदा। तो भैया 4 करोड़ के सामान के लिए मैं 4,20,00,000 पे कर रहा हूँ, तो 20 लाख रुपया घाटा लग गया ना। तो जो 20 लाख का घाटा लग रहा है वही है गुडविल तुम्हारा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट तुमने किया वही है गुडविल तुम्हारा। ठीक है।